और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बसंत पंचमी से ही हमारे ब्रज में तो जीवन का उल्लास चरम पर होता है। तो उसी बसंत के आगमन पर अभी 26 जनवरी को बसंत पंचमी का महोत्सव हुआ और उल्लास और उमंग का ये पर्व निरंतर अब जारी है, जो कि 40 दिनों तक चलेगा। और आपको एक बात बता दूं कि आज जिस संस्थान परिसर में हमारा आयोजन हो रहा है उसमें पिछली 26 तारीख से लेकर ही अब तक और आगे तक अभी चलेगा वो बसंत उत्सव ही मनाया जा रहा है। तो उस बसंत उत्सव में हमें भी शामिल होने का मौका मिल गया। इसके लिए मैं धन्यवाद चाहूंगा संस्थान के उप निदेशक आदरणीय श्री एस.के. सिंह जी का, जो हमारे मध्य विराजमान है। जोरदार तालियों से कैसा धड़ी से उनका अभिवादन, और उनसे अनुरोध करूंगा कि मंच पर आकर बीच में अपना स्थान ग्रहण करें। हमारा सौभाग्य होगा आदरणीय एस.के. सिंह साहब से कि वो मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। ये उनका बड़प्पन था कि वो सामने बैठे हुए थे। ये व्यक्तित्व में स्वयं झलकता है बड़प्पन। हम बहुत बहुत आभारी हैं कि हमारे छोटे से आग्रह पर उन्होंने संस्थान का ये सभागार हमें अपना कार्यक्रम आयोजित करने के लिए दिया। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इस नववर्षांचल विमोचन के साथ हमने एक छोटी सी विचार संगोष्ठी भी रखी है, जिसका विषय रखा है हमने कि ब्रज का बदलता स्वरूप और पत्रकारिता की चुनौतियां। जिस तरह से हमारा ब्रज आधुनिक परिवेश में निरंतर बदलता जा रहा है, उसको लेकर हम पत्रकार भाइयों के सामने भी कई अहम चुनौतियां हैं। लेकिन वो चुनौतियां हमें तो पता ही है, लेकिन उनमें जन अपेक्षाएं क्या क्या है, उसी को लेकर इस छोटी सी संगोष्ठी का आयोजन रखा गया है। तो मैं सर्वप्रथम अपने संस्था के जो उपजा के हमारे नगर इकाई के महामंत्री हैं छोटे भाई बलराम शर्मा से अनुरोध करूंगा कि बलराम और साथ में मैं राजा तिवारी, आप दोनों से अनुरोध करूंगा कि आप यहाँ पर आए और हमारे अतिथियों का पटका उड़ाकर पहले अभिवादन करें। जो हमारी भारतीय संस्कृति है कि सबसे पहले अतिथियों को नमन किया जाता है, उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत होगी। वो तो चलो नहीं समाज में इतना भी नहीं करेंगे तो कितना करेंगे, इतना ही हम लोग ये तो आप लोगों को उड़ाना चाहिए मुझे। अब मैं अनुरोध करूंगा हम सबके पूजनीय परम आदरणीय गुरुदेव श्री चंद्रलाल महाराज साहब से भी कि वो भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। गोष्ठी के प्रारंभ के लिए, शुभारंभ के लिए अपने छोटे भाई चंद्र नारायण शर्मा जी से कहूंगा कि वो मंच पर आमंत्रित हैं
और संगोष्ठी का प्रारंभ करें। सभी वक्ताओं से अनुरोध है कि 5-10 मिनट में एक मार्मिक अपनी बात रखते हुए हमें पत्रकार समाज को दिशा देने का कार्य करेंगे। जोरदार तालियों से अभिनंदन और वंदन करेंगे। नारायण शर्मा दिव्य आयोजन इस वृंदावन संस्थान में आयोजित किया। इसी के साथ साथ बहुत बहुत आभार वृंदावन संस्थान का भी, जिस स्थान पर जिस परिसर में ये दिव्य आयोजन हो रहा है। हमारे अध्यक्ष जी मुख्य अतिथि जी, वृंदावन के सभी सम्मानित ब्रजवासीगण, हमारे पत्रकार भाई बंधु, सभी सम्मानित बंधुओं को सिया राम ने सब जग जानी करूं प्रणाम करोड़ि जोग। आप सभी को सीताराम ने मानते हुए आप सभी को कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम। जैसा कि बताया गया है कि हमारा जो विषय है कि ब्रज का बदलता स्वरूप और पत्रकारिता की चुनौती। वास्तव में ब्रज का जो स्वरूप है वह जो पौराणिक था और आज में जमीन आसमान का अंतर हमें देखने को मिलता है। ब्रज के स्वरूप को भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न नजरिए से देखते हैं। हर व्यक्ति की अपनी सोच होती है कि वो ब्रज को किस प्रकार से देखता है। यदि मैं वर्तमान परिवेश में देखूं तो उद्यमी लोग इसको उद्यम की तरह से देख रहे हैं। जो रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं उनके लिए यह बहुत बड़ा बिजनेस प्रोजेक्ट वृंदावन उन्होंने मान लिया है। तो रियल एस्टेट वालों के लिए बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है वृंदावन। यदि मैं देखूं कि पर्यटन की दृष्टि से तो सरकार ने भी इसको पर्यटन का बहुत बड़ा केंद्र इस समय घोषित करने की मतलब विचार कर रहे हैं। तो पर्यटन के क्षेत्र में भी सरकार इसको बहुत गंभीरता से ले रहा है। तो सरकार की दृष्टि में एक बहुत बड़ा पर्यटन का केंद्र है। जो नए युवा है, जो एनसीआर के लोग हैं, उनके लिए मनोरंजन का सैर सपाटे का एक बहुत बड़ा स्पॉट बनता जा रहा है ब्रज हमारा। कि 5 दिन वर्किंग में रहता है, 2 दिन की छुट्टी होती है, 2 दिन सीधा सबको सबसे पास का क्षेत्र दिखता है ब्रज के वृंदावन चलो या ब्रज के आसपास के क्षेत्र में चलो। तो उनकी दृष्टि जो है वो इसको मनोरंजन सैर सपाटे के रूप में लेती है। हर व्यक्ति की अपनी सोच है और उन्होंने इस ब्रज को अपने अपने सोच के अनुसार से देखा है। लेकिन वास्तव में ब्रज है क्या? ब्रज को यदि कोई समझ सकता है तो केवल अपने ब्रजवासी समझ सकता है। इसके अलावा किसी में सामर्थ्य नहीं है कि वो इस ब्रज को समझ ले। ब्रज का अर्थ है ब्रह्म। ब्रज का अर्थ है ब्रह्म। ब्रह्म का अर्थ है परमात्मा परमेश्वर, भगवान योगीराज श्री कृष्ण। तो ब्रज का पर्याय अगर हम देखें तो ब्रह्म है। और इस ब्रज में वो ब्रह्म गौतम चलो है, कीड़ाएं कही है, माने जब तो ब्रह्मा भी ना समझ पाया तो कोई बाहर को लोग क्या समझ सके। जी केवल एक भाव है जो केवल ब्रजवासी ही समझ सके। लोग आते हैं, वृंदावन आते हैं, ब्रज में आते हैं। तो आज के समय में ना एक ट्रेंड चल रहा है कि रील्स बनाना है, सोशल मीडिया पे अपलोड करना है। और एक मतलब मैं आस्था नहीं कहूंगा, एक दिखावा ही कहूंगा कि ठाकुर जी ने गलियन में ले आवे जो है और ब्रज के चक्कर घूमे। और आपने वास्तविकता भी अगर देखी होगी और हमारे राधा वल्लभ जी के सेवायत जी हैं कि जैसे ठाकुर जी को पर्दा लगा रहे तो सब लोग भीड़ इकट्ठी है जाओ। जैसे पर्दा हो रहा है तो सबसे पहले सबन की फेसबुक की लाइव और इंस्टा की लाइव ही चालू हो गए। तो ठाकुर जी को कोई निहारे ना है। वास्तविकता तो यह है कि आज ब्रज का स्वरूप पूर्ण रूप से ही परिवर्तित हो चुका है। यदि मैं पुरातन समय की बात करूं तो वृंदावन और ब्रज जो है वह लता पताओं से युक्त हुआ करता था। इस समय पर कुंज बिहारी का नाम कुंज बिहारी इसलिए नहीं पड़ा कि उनको हरदास जी महाराज ने प्राकट्य करवाया जो वो कुंज में विराजे। हरदास जी ने तो बिहारी जी प्रकट करे और कुंज में विराजे तो कुंज बिहारी है वे कुंजन में ही विराजते। कोई केवल कुंज कैसी होती, लता पताओं की कुंज हुई करती। हमारे हरिवंश महाप्रभु जी ने श्री राधा वल्लभ लाल जी की जो सेवा करी का है वो भी कुंजन में ही विराज क्या करी है कि ऊंची ठौर पे मदन टेल पे जो है वो हरिवंश महाप्रभु के सेवायत जो सेवित राधा वल्लभ लाल है वो विराज करते हैं। वृंदावन का जो वर्तमान परिवेश में अब मैं आ जाता हूँ तो वर्तमान परिवेश में देखें तो केवल कंकड़ पत्थर सीमेंट और बड़ी बड़ी इमारतें
और उद्योगपतियों के भरते हुए भंडार ही हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी कमी किसकी रही? सबसे बड़ी कमी है हमारी। आज कोई हमारे घर पे एक ईंट मार के दिखा दे तो भाई साहब हम बाहर पूरा घर ही निकल के आ जाएगा तो भैया कौन ने ईंट मारी है, कोई मतलब एक ईंट भी ना मार सके। तो बाहर को व्यक्ति जब ब्रज में आ रहा है तो कौन की इच्छा से आ रहा है? तो हमारी इच्छा से ही आ रहा है। हमें लोग प्रलोभन दे रहे कि आया हो ब्रज में, और वो जब ब्रज में वास, लेकिन ब्रजवासी भी बड़े भोले हो गए, राधे राधे ऐसे ही करके आता तो हम लोग गले लगा ले और अपने हृदय से सब कुछ स्वीकार कर लेंगे। लेकिन वो जब परब तो जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो कोई ब्रजवासी में लाभ मार तो जा रहा है। आज पुराने ब्रजवासी परिवार में देख लो, उनकी आर्थिक स्थिति भी बड़ी दयनीय होती जा रही है, और नए नए कथावाचक जो मतलब बड़े बड़े मंचन पर बड़े बड़े बैठ के जो है बड़ी बड़ी बात कर रखा है, उनकी भंडार केवल बाहरी के बढ़ रहे हैं, ब्रजवासियों के या ब्रज के कथावाचक के आपके न्याय बढ़ रहे हैं। मतलब वास्तविकता मतलब यह है कि एक ऐसा माहौल बना दिया है कि हम आश्रम बनाएंगे, 3100 रुपए की 500 रुपए की एक ईंट है, आप दे जाओ, और वो दे जाओ में बाकी वालों को ठोकर पड़े कि भैया कौन है तू, कहां से आया तू। आज गायों की स्थिति आप देखिए कि बाबा गोपेश बाबा हमारी सेवा कर रहे हैं, और उनको एक ब्रजवासी परिचित ने ही बताई कि बड़े बड़े लोग आए जगह गोपेश बाबा के पास में कि हम गैया की सेवा करेंगे। और वो पहले दिन आए और उनके संग में जो रेलक आए, उन्हें महाराज जी की बढ़िया बढ़िया सी फोटो रील वीडियो बनाई और ले रहे हैं। अब गोपेश बाबा को भी थोड़ी आशा जगी कि चलो भैया बढ़िया व्यक्ति कोई आया हो, जुड़ो है हमसे तो गैया की सेवा होगी। लेकिन वास्तविकता तो जी है कि दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है कि तुम्हारा लौट के ना आया हो, और कोई वीडियो और रील यार कहां चली गई, कहां से कितना आ गो, कोई ना मालूम कि ब्रज की वर्तमान स्थिति है। हमें यदि कृष्ण को, राधा कृष्ण को यदि हमारे मन में वास्तविकता में यदि प्रेम है तो वो प्रेम होना चाहिए यमुना मैया के कार्य होना चाहिए, ब्रज की रज के कार्य होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कृष्ण को सबसे ज्यादा प्रेम गैया से हो, यमुना जी से हो, ब्रज की रज से हो। कृष्ण को श्रृंगार कोई सोने चांदी के मुकुटन से लाए। कृष्ण जब गैयन को शराबे जाया करते तो गैयन की जो धूली जो होती गाय, वो जब उड़ती गाय तो पूरा वातावरण जो है गाय वो धूल में या ब्रज रज में है जाता, और वही ब्रज रज ठाकुर जी के ऊपर श्रृंगार के रूप में आ जाती है, बाबू ठाकुर की धारण करती है। आज गैयन की स्थिति कैसी है रही है? ये ब्रज की दुर्दशा ही है, क्योंकि आज गैया मर रही है, विलुप्त हो रही है। आप मोरन में देखो ठाकुर जी को कितना प्रिय है कि ठाकुर जी ने अपने पंख को अपने शीश पर धारण करो, ठाकुर जी ने शीश पर धारण करो तो कितनी बड़ी बात होगी जो है। लेकिन आज मोर लुप्त होते जा रहे हैं, हमारे बच्चन ने या आने वाली पीढ़ी जो है देख ना पा रही है। ये बड़ी समस्या है, ब्रज की रज खत्म होती जा रही है। क्योंकि ना कि ब्रज रज मस्तक लगे और मुक्ति मुक्त है जाए, लेकिन वास्तविकता में जो महिमा है हमारे ब्रज की वासे सब अनजान है। केवल नए नए मंदिरों की तरफ, प्रेम मंदिर भाई या वैष्णो देवी की तरफ पता चलिए कि पीछे कोई नया मंदिर बन रहा है, तो आधुनिकता, नए नए होटल और गेस्ट हाउस और आधुनिकता की तरफ, लेकिन जो पुराना सप्त देवालय हैं इनमें कोई ना जा पा। तो ब्रज की वास्तविकता में यह एक बहुत बड़ी दुर्दशा है कि ब्रज जो है, ब्रज की संस्कृति को विनाश है रहा है। और वास्तव में तो भाव जो है ना ठाकुर जी के कार्य ठाकुर वालों ना, ब्रजवासी हर समय ठाकुर जी की सेवा में ही लगा रही है। चाहे वो सुबह उठे हो तो बाकी रसोई में जो है नाश्ता ना बने, बाल भूख बने, ब्रजवासी की रसोई में ब्रजवासी पूरे दिन जो है ठाकुर की सेवा में ही लगा रही है, बाकी रसोई में नाश्ता ना बने, बाल भूख बने, बाल भूख बनने की अपने राजयोग की तैयारी हो गई, बाकी रात में शयन भूख बने। तो ब्रजवासी स्वयं ही सेवा में लगा रही है, तो ब्रजवासी से ज्यादा कौन ब्रज को जान सके। लेकिन बाहरी लोगों ने आक्रांतन ने, यदि मैं इनको आक्रांतक कहूं तो कोई गलत ना है, जिन्होंने पूरे ब्रज को संपूर्ण नाश कर दिया है। जब गलिन में ठाकुर हमारा खेलो है, तो गलिन को नाश किया गया है, जैसे हमारी भावनाएं जुड़ी हुई है। क्योंकि बाहर के लोग आए हैं, बाहर के लोग तो शेष हमारा बन गया है, भिन्नो है, और आगे वाले दोनों काम धंधे में चलो जा रहे हैं। लेकिन वास्तविकता में ब्रज क्या है? जब ब्रज की गलिन में हमारा ठाकुर ने श्री जी की प्रतीक्षा करी है कि कब लाड़े की जू जब गली में है कि निकले जावे और मुंह को एक बार उनकी जो है दर्शन है जावे। मतलब ऐसा ठाकुर जाति जरा सी धबु की टेढ़ी करके तो तीनों लोग त्राही त्राही कर जावे। वो ठाकुर हमारी ब्रज में और मट्टी ने ठाकुर ढूंढो है
ब्रजवासी के मोड़े में से जो है खावा निकाल खा रहा है, ऐसा माहौल था। लेकिन वास्तव में जो ब्रज की स्थिति है ये बयां करने योग्य नहीं है। और ब्रज की स्थिति को यदि कोई दर्शा सके तो हमारे पत्रकार साथी हैं, क्योंकि पत्रकार की जो कलम हो बैठा है वो वास्तव में एक ऐसी कलम है जहाँ को मतलब कोई उपाय ना है। क्योंकि ना क्या अगर औषधि शरीर में जावे या पौष्टिक आहार शरीर में जावे तो शरीर ऊर्जावान बने। यदि कोई छुरा से हाथ कट जावे तो कष्ट ही देवे। लेकिन जो पत्रकार की जो कलम हो गए ना वो जा और चली जावे का है, या तो बाको जो है बाको आगे बढ़ा दे, बाको तेज बढ़ा दे या विनाश ही कर दे। दोनों चीज मतलब कलम एक ही है, बस बाको चलावे को तरीका अलग अलग है। लेकिन पत्रकारों के सामने बहुत बड़ी चुनौती आज के समय में बहुत बड़ी चुनौती है कि आज पत्रकार जो है सत्य लिखता है तो उसके ऊपर कुठाराघात होता है, उसको दबाया जाता है। मैं ये कहूं कि वास्तविकता तो यह है कि एक सच्चा पत्रकार आर्थिक संकट से भी जूझता है। पत्रकारिता कोई प्रोफेशन नहीं है, पत्रकारिता एक सेवा है, देश की सेवा है। पत्रकार 24 घंटे अपनी सेवा में रहता है। जैसे भारत की सेवा में बॉर्डर पे जो जवान हमारे 24 घंटे तत्पर रहते हैं, ऐसे ही हमारा पत्रकार 24 घंटे ही सेवा में रहता है। एक छोटी सी कहानी सुनाऊं कि हमारे पत्रकार महोदय बहुत कर्मठ निष्ठावान पत्रकार है, 24 घंटे सेवा में रहते, ईमानदारी से काम करते। लेकिन जब 24 घंटा आदमी तत्पर रही हो तो परिवार को समय भी थोड़ा कम दे रहे और परिवार वाले को समय ही चाहिए होता है। एक पत्रकार महोदय तो समय का मिलता घर के नहीं, एक दिन उन्होंने बड़ी इच्छा जगाई, परिवार में बड़ी खुशी का माहौल आया कि उन्होंने अपनी पत्नी से कही कि आज चलो बच्चे ने घुमाएगा हमें, आज इतना काम नहीं आए, इतनी कोई खबर नहीं आए। और पत्रकार महोदय ने जैसे अपनी घर में गई, बच्चा बड़ी पसंद है, उनकी पत्नी बड़ी पसंद है कि आज हम परिवार के साथ में कहीं घूमने जाएंगे। सुबह से ही हर्षोल्लास का माहौल था और जैसे ही वो पत्रकार साथी घर से निकलने लगे तभी एक दूसरे साथी का फोन आया कि तुरंत आ जाओ, एक बहुत जरूरी कवरेज करनी है। और पत्रकार साथी उन बच्चों को जो खुशी थी उन सबको छोड़ता हुआ और वो अपने कर्तव्य पथ पर चला जाता है। यह विडंबना है जब एक पत्रकार सच्ची पत्रकारिता करता है उसको धमकियां मिलती हैं। कई बार ऐसी मतलब मारपीट की भी घटनाएं हो जाती हैं उनके साथ, कभी कभी आर्थिक संघर्ष से भी जूझना पड़ता है। तो यह बहुत बड़ी चुनौतियां हैं और पत्रकार को चौथा स्तंभ ऐसे ही नहीं कहते हैं। पत्रकार को चौथा स्तंभ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो कार्यपालिका और न्यायपालिका पर अपनी दृष्टि रखता है। भारत का प्रधानमंत्री यदि कुछ गलत हुआ है या गलत हुआ है, पत्रकार की कलम की ताकत होती है। और शायद श्री रामचरितमानस में हमारे गोस्वामी जी ने सबसे जो शुभारंभ किया है तो उन्होंने श्लोक कहा है कि वर्णा राम संगा राम रसा राम छंद साम और मंगला राम से करतारो वंदे वाणी विनायक। सबसे पहले उन्होंने वाणी की ही स्तुति की है और वाणी की स्तुति इसलिए की है क्योंकि वाणी ही बता रही है कि गणेश जी प्रथम पूज्य हैं। और यहाँ एक पत्रकार की जो कलम होती है वह सरस्वती माँ का ही रूप है और पत्रकार ही बता सकता है कि वास्तविकता में सत्य क्या है क्या नहीं है। यह आज लेकिन परंतु आज पत्रकार का भी बड़ी संकट में है। और अंत में ये कहूंगा मैं कि कौन कहता है सिर्फ बारूदों से चिंगारी निकलती है, कौन कहता है सिर्फ बारूदों से चिंगारी निकलती है। ए कलम तू अपनी ताकत तो दिखा, चिंगारी तो तुझ में बसती है। ये बात को समाप्त करूंगा और बहुत बहुत आभार करूंगा आप सभी का। चंद्रनारायण शर्मा सिंह भैया, बहुत ही मार्मिक शब्दों में आपने ब्रज के बदलते स्वरूप और पत्रकारिता की चुनौतियों को उल्लेखित किया अपने शब्दों में। इसी बीच हम सबके संरक्षक, हम सबके आदरणीय और वृंदावनी नहीं बल्कि मथुरा और मथुरा के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में अपने सभी छोटे भाइयों, साथियों, वरिष्ठों के लिए सदैव संघर्ष करने वाले हम सबके आदर्श आदरणीय कमलकांत उपमन्यु जी, प्रदेश उपाध्यक्ष उपजा, अध्यक्ष ब्रज प्रेस क्लब और राष्ट्रीय सचिव एनएसयूआई श्री कमलकांत उपमन्यु जी हमारे मध्य उपस्थित हो चुके हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कर्तव्य ध्वनि के साथ जोरदार तालियों के साथ
उसका अभिनंदन और वंदन करेंगे। साथ में हम सबके आदरणीय वृंदावन में सब युवाओं के साथ साथ वृंदावन की जनता के लिए सदैव प्रयत्नशील और संघर्षशील रहने वाले आदरणीय श्री राधा कृष्ण पाठक जी भी हमारे मध्य उपस्थित हो चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ उनका भी अभिनंदन करेंगे। और इसी कड़ी में आदरणीय श्री महेश खंडेलवाल जी भी हमारे मध्य उपस्थित हैं, जिनका सदैव आशीर्वाद हम बच्चों को मिलता है। और थोड़ा सा इस कार्यक्रम को थोड़े शुरू में जा रहा हूँ। ज्यादा कार्यक्रम समय की बाध्यता आप सभी के साथ है, हम लोगों के भी साथ है। जैसा कि अभी भाई चीनों ने अपने सत्रों में उल्लेखित किया था कि छुट्टी का दिन था, बच्चों को कहीं घुमाने ले जाना चाह रहा था, पत्रकार साथी परिवार के साथ जाना चाह रहा था, लेकिन अचानक से कोई खबर आ गई तो सबको और सब चीज घर बार छोड़ के, बच्चों की खुशी छोड़ के, परिवार की खुशी छोड़कर सबसे पहले खबर पर दौड़ना पड़ा। तो समय में आगे मिनिस्टर में क्या लिखा है, हम इतने सुंदर आयोजन को लेकर अपने हम सबके साथ बैठे हैं, लेकिन मालूम पड़ा कि सोच संस्कार को चार दीवारी के बाहर कोई खबर हमारा इंतजार कर रही है और घटित हो गई तो मालूम पड़ा कि हम सबको वहां भागना पड़ेगा। ऐसा ना हो, ऐसी ठाकुर बाकी वैली से कामना है। और इसी कड़ी में मैं आदरणीय श्री डॉक्टर देव प्रकाश शर्मा जी को मंच पर बुलाना चाहूंगा, जो पत्रकार साथियों के साथ सदैव रहते हैं, बारीकी से देखते हैं कि वो हमारी ये पत्रकारिता में क्या क्या चुनौतियां हैं। बहुत ही मानक शब्दों में, कम शब्दों के साथ समय का ध्यान रखते हुए वो अपनी बात को बड़ी गंभीरता से हम सबके बीच रखेंगे। अधिष्ठात्री मां शारदे, आज के इस भव्य एवं दिव्य विचार गोष्ठी एवं नववर्ष पंचांग विमोचन की अध्यक्षता कर रहे हम सभी के पूजनीय वंदनीय ब्राह्मण समाज सहित पूरे समाज को एक अलौकिक दिशा प्रदान करने वाले परम श्री अध्यक्ष जी, वृंदावन शोध संस्थान के डिप्टी डायरेक्टर परम श्री एसपी सिंह जी, हम सभी के प्रेरणा स्रोत, वृंदावन नगर के ही नहीं बल्कि मथुरा एवं पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोगों की आवाज को जन जन तक, प्रशासन तक पहुंचाने वाले परम श्रद्धेय उपजा के प्रदेश उपाध्यक्ष, हम सभी के संरक्षक परम श्रद्धेय उपमन्यु जी, मथुरा वृंदावन नगर निगम के उप सभापति, डिप्टी मेयर के रूप में जिन्होंने जन जन की समस्या के निराकरण के लिए प्राणपण से जो कार्य किया है, निश्चित ही ऐसे परम श्रद्धेय माननीय पाठक जी, रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन, मैं समझता हूं कि विगत 30 वर्षों से रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से जिस तरह से मथुरा जनपद की जिन्होंने सेवा प्रदान की है, माननीय खंडेलवाल जी, मंच पर विराजमान सभी विद्वजन एवं मेरे सभी पत्रकारों को सबसे पहले मैं बस एक बात यहाँ कहना चाहूंगा कि आइए जो कार्यक्रम ब्रज के बदलते स्वरूप और पत्रकारिता की चुनौती के विषय में वृंदावन के पत्रकार बंधुओं के द्वारा रखा गया है, ये वंदनीय और अभिनंदनीय है। निश्चित रूप से यह कार्यक्रम समाज के द्वारा रखा जाना चाहिए था और आज जिस मंच पर समाज के लोग बैठे हुए हैं, उस मंच पर पत्रकार बंधुओं को बैठना चाहिए था और हमको दर्शक दीर्घा में बैठ करके उनको सुनना चाहिए था। किंतु एक नई ऐतिहासिक परिपाटी वृंदावन के सभी पत्रकार बंधुओं ने जो यहाँ प्रस्तुत की है, वो वंदनीय है, अभिनंदनीय है और हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। साथियों, मुझसे पूर्व वक्ता ने बड़ी ही बारीकी से विभिन्न बिंदुओं की तरफ अपना ध्यान आकर्षित सदन का कराया। मैं उन बातों को पुनः रिपीट नहीं करूंगा। उन्होंने बताया कि सैलानियों की तरह वृंदावन में ब्रज का प्रयोग किया जा रहा है, उद्योगपतियों के द्वारा यहाँ पर बिजनेस के रूप में कार्य किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पर
देशाटन के रूप में विकसित किया जा रहा है। विकास एक सतत प्रक्रिया होती है, विकास कभी रुकता नहीं है। जिस तरह का समय होता है उस समय के अनुरूप ही प्रत्येक क्षेत्र के लोग अपने विकास की दिशाओं को ढूंढते हैं। हम विकास की तरफ जो लोग अपना कार्य कर रहे हैं उनकी तरफ नहीं जाना है, हमें सिर्फ जाना है तो इस तरफ जाना है उससे वाकिफ है कि नहीं। अभी अखबार में आपने देखा होगा भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 84 कोस की परिक्रमा के लिए बजट प्रस्तुत किया है और अखबारों के माध्यम से पता चल रहा है कि 84 कोस जो जहां होकर के जाती थी उनके सैकड़ों गांव उस परिक्रमा मार्ग से ही गायब कर दिए। भाई परिक्रमा पथ बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, किंतु परिक्रमा जो मूल रूप से कहां से होकर के जाती थी उस प्रश्न को उन अधिकारियों तक प्रेषित करना समाज का दायित्व बनता है और समाज के दायित्व के साथ में उस समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले इन हमारे पत्रकार बंधुओं का जाता है कि मान्यवर आप जो ब्रज के लिए सौगात दे रहे हैं उस सौगात को आप किस तरह से इंप्लीमेंट कराने का प्रयास करें। सबसे बड़ी समस्या इस समय वृंदावन में श्री बांके जी की कॉरिडोर को लेकर के चल रही है। मैं समझता हूं कि न जाने कितने परिवारों के लिए ये आर्थिक समस्या बनेगी। मुझे पूर्व वक्ता ने कहा कि यहाँ के ब्रजवासी आर्थिक क्षेत्र में पीछे चले गए हैं, बाहर के आने वाले व्यक्ति आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। ये स्वयं व्यक्तियों की अपनी पौरुष है, सामर्थ्य है। हो सकता है आगे व्यक्ति इतने सामर्थ्यवान हो गए तो हमको धकेलते हुए पीछे चले गए हैं, हमको भी सामर्थ्यवान होकर के उनके समान खड़ा होना चाहिए। किंतु मेरा निवेदन ये है कि श्री महेश खंडेलवाल जी से मेरी एक दिन चर्चा हुई थी कि हमें किस तरह से वृंदावन का विकास करना चाहिए। उस वृंदावन के विकास के संदर्भ में इन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हम लोगों को समझाया था कि सरकार वास्तव में ब्रज में, मथुरा में, वृंदावन में रहने वाले व्यक्तियों की एक समिति बनाई और उन समितियों से प्रस्ताव ले और उन प्रस्तावों को वास्तविक रूप से धरातल पर क्रियान्वित किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से जो ब्रज का स्वरूप तो परिवर्तित होगा ही। जो भी सरकारें आएंगी, पहले कहा जाता था कि ब्रज पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ब्रज पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं पूछना चाहूंगा इस सदन में, मायावती सरकार ने सबसे पहले इस वृंदावन में सबसे ज्यादा कार्य किया था। एक अर्धचंद्राकार पुल हमारे प्रेम महाविद्यालय इंटर कॉलेज के सामने होकर के बन रहा था। क्या वो प्रेम महाविद्यालय इंटर कॉलेज या किसी घाट के सामने अर्धचंद्राकार पुल बन जाता तो इसकी कौन सी बहुत बड़ी आपत्ति आती। भाई हमारे आगे व्यक्तियों को एनडीटी में जाकर के अपनी बात को रखना चाहिए था। आज जो भी समस्याएं आ रही है वो क्यों आती हैं? अखिलेश जी ने यमुना रोड फ्रंट की योजना यहाँ पर तैयार की, हमारे बीच में से लोग जाकर के उनका विरोध करते हैं। यहाँ के पत्रकारिता का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं प्रत्येक पत्रकार बंधु के साथ में दिन में एक या दो बार मेरी भेंट होती है, मैं उनकी लेखनी को प्रणाम करता हूँ कि उतना ही कष्ट मुझे यहाँ के वासियों के चिंतन को लेकर के होता है कि क्या हम अपनी रोजी रोटी से हट करके कुछ सोचने के लिए विवश हुए हैं। क्या कोई सामूहिक स्तर पर आंदोलन करने के लिए हमने कोई योजना तैयार की है? कुछ चुनिंदा लोग जिनका जहां जो लाभ होता है, एक कॉकस बन जाता है, कॉकस बन करके अपने कार्य। डिप्टी चेयरमैन साहब हैं, अभी डीएम साहब से 3-4 दिन पहले भी मुलाकात करने गए थे, यहाँ के लोगों को लेकर के गए थे। इस तरह का धरातली कार्य यहाँ के ब्रजवासी क्यों नहीं कर रही है? भाई पत्रकार बंधु अपनी लेखनी को कब तक लिखेंगे? जब तक जनमानस का सहयोग उनको प्राप्त नहीं होगा, मैं समझता हूँ लेखनी उनकी कार्य नहीं करेगी। पत्रकारिता का उदय कब हुआ था? सन 1875 में उद्दंड भारत नाम का अखबार सबसे पहले प्रकाशित हुआ था। वो इस देश की स्वतंत्रता जो अंग्रेजों के खिलाफ थे, जो हमारा देश स्वतंत्र था, अंग्रेजों के खिलाफ उसने कार्यक्रम प्रारंभ किया था। गणेश चंद्र विद्यार्थी जी ने कानपुर में क्या कार्य किया था? केवल जब ही वो कार्य कर सके थे जब वो जनता उनके साथ थी। मैं खुले मंच पे बात को कहना चाहता हूँ कि पत्रकार बंधु जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं उतने वृंदावन के कितने लोग इस गोष्ठी में बैठे हुए हैं? ये प्रश्न चिन्ह है। पत्रकार महोदयों ने जो आज ये गोष्ठी रखी है, ये गोष्ठी केवल 40-50 व्यक्तियों के बीच में नहीं होनी चाहिए थी। ये गोष्ठी की उत्तरदायित्व हम सब पर बनता था। वृंदावन संस्थान के खुले आकाश मंच में होना चाहिए था,
या घर घर से प्रत्येक व्यक्ति आज इन पत्रकार बंधुओं के सम्मान के लिए खड़ा होकर के कर्तव्य रूप से इनको प्रोत्साहित करता कि हम कुछ नहीं कर पा रहे, पर कम से कम पत्रकार बंधु हमारा वृंदावन का बहुत उत्साह है। बहुत प्रश्न आते हैं कि पत्रकार लोग बदलती हुई परिस्थितियों में मात्र और मात्र केवल कमाने का काम कर रहे हैं। मैं तो वृंदावन के पत्रकार बंधुओं को देखता हूँ, के परिवारजनों को देखता हूँ। निश्चित रूप से मुझसे पूर्व के वक्ता ने जो स्थिति उनकी बताई, सभी लोग आर्थिक रूप से बहुत अच्छे सक्षम परिवारों से नहीं है। भाई विष्णु शर्मा जी को देख लीजिए, एक अकेला व्यक्ति पत्रकारिता के साथ में वृंदावन बाल विकास मंच के माध्यम से कितना बड़ा कार्यक्रम करता है। मैं समझता हूँ खंडेलवाल जी, माननीय पाठक जी, माननीय उपमन्यु जी सब उस कार्यक्रम में आते होंगे। कम से कम मैं समझता हूँ वृंदावन के विद्यार्थियों के लिए उनके द्वारा कम से कम वर्ष में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च होता है। कहां से लाते हैं? उनकी लेखनी में दम है, उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यक्रमों में दम है। जब कहीं जाकर के उधरी दानदाता उस वृंदावन बाल विकास मंच के कार्यक्रम को सफल कराते हैं। ऐसे ही जब सामाजिक चीजें आती हैं तो मैं समझता हूँ पत्रकार बंधुओं के साथ हमें कंधे से कंधा मिला करके, कदम से कदम मिला करके कार्य करना चाहिए। मैं ज्यादा समय इसलिए नहीं लूंगा कि यहाँ पर सभी सूर्य की तरह बैठे हुए विद्वजन हैं। मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ एक दीपक की तरह अपनी बात को कहने का प्रयास कर रहा हूँ, पर निश्चित रूप से आज की जो संगोष्ठी है वो बड़ी ही प्रेरणाप्रद है, समाज के लिए वंदनीय है, अभिनंदनीय है। और जो ब्रज का स्वरूप जो बदल रहा है उसमें पत्रकारों की जो चुनौतियों के संदर्भ में इन्होंने अपनी बात को रखा है। मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि आपने ये चिंगारी आज वृंदावन शोध संस्थान से जो छेड़ी है वो एक विकराल आज का रूप जन समुदाय में धारण करे। और निश्चित रूप से चाहे माननीय शैल्याकांत मिश्री हो, चाहे एक पत्रकार महोदय वृंदावन में आए थे विभिन्न कुंडों के लिए काम करने के लिए, या जो भी यहाँ पर अध्यात्म के क्षेत्र में गुरु आ रहे हैं, उन सभी से हम लोग मिले जाकर के वृंदावन के वासी, जैसा भैया ने कहा था कि हम वृंदावन के मूल वासियों ब्रजवासियों को कोई नहीं पूछता है, वो नहीं पूछे तो उनको जाकर अपनी शक्ति का एहसास कराएं और उनसे हम ये प्रेशर बनाएं कि वृंदावन में आपको बिल्डिंग बनानी है तो इन शर्तों पे करना है। सबका मतलब भगवान कृष्ण के जो आदर्श है उनको आत्मसात करना है। और उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार ये वास्तव में अच्छे मन से वृंदावन का विकास करना चाहती है, ब्रज का विकास करना चाहती है, तो इसकी जो आत्मा का जो मूल तत्व है उस मूल तत्व को स्वीकार करना पड़ेगा। मैं तो चाहूंगा कि इस समय शैल्याकांत मिश्र सबसे ज्यादा यहाँ पर सक्रिय है, यहाँ का एक प्रतिनिधिमंडल निश्चित रूप से उनके साथ मिले और जितनी जो समस्या पैदा हो रही है उन समस्याओं का निराकरण हो सकता है। बार बार मैं सभी पत्रकार बंधुओं को प्रणाम करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ और बहुत बहुत हृदय की गहराई के साथ में वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मंचस्थ जितने भी विद्वजन हैं उनको भी कोट से नमन करता हूँ कि आज के समय में अपने व्यस्तम समय में से आप पत्रकार बंधुओं को जो इस नीला सेवा प्रदान करने के लिए आए हैं, आप सभी का हृदय की गहराई के साथ में वंदन अभिनंदन। ज्यादा समय ना लेते हुए जैसा कि विचार संगोष्ठी चली रही है उसके उपरांत नंबर्स पंचांग विमोचन है, तो आज के मुख्य अतिथि और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय चंद्रलाल साहब का उद्बोधन और उसके बाद सीधा नंबर्स पंचांग का विमोचन। तो मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा हम सबके परम आदरणीय श्री कमलकांत उपमन्यु जी को, जो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। दो शब्द हम सभी बच्चों के लिए और यहाँ पर उपस्थित वृंदावन वासियों के लिए। आध्यात्मिक राजधानी वृंदावन धाम में उपस्थित सभी विद्वजनों, यहाँ कार्यक्रम में पधारे सभी गणमान्य नागरिकों को प्रणाम करता हूँ। जैसा कि आप सबको मालूम है कि यहाँ एक चिंतन गोष्ठी भी है और ये हमारे साथियों ने रखी। यहाँ कई अन्य विषय भी सम्मिलित हैं। मूल विकास, मूल भावना, मूल ब्रजवास और उससे आधुनिक विकास, ये सारी चीजें अपनी अपनी जगह हैं। मेरे
वक्ताओं ने चिंतन व्यक्त करते हुए कहा है कि विषय बड़ा है, उपस्थिति नगण्य है, कम है, ज्यादा होनी चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है गांव में एक कहावत थी कि किसी देशराय से बोले वो चलाया ही और आग लगा दी और दर्द हमारो दूर पर क्या होता है उसमें लगे आगे हमारो दूर पर। तो आप चिंतन करिए, वो वहां सेटिंग करेंगे, है ना? आप यहाँ चिंतन करेंगे, वो वहां सेटिंग करेंगे। आपके वक्ता और जो वीडियो बन रही है उसको दिखा करके अपने अंकों को बढ़ाएंगे, काम वही होगा उसको होना है। दूसरा, मैं कभी कभी धर्माचार्यों के स्लोगनों को देखता हूँ, दीवारों पर लिखे रहते हैं, हम सुधरेंगे जब सुधरेगा, हम बदलेंगे जब बदलेगा, लेकिन हम बदलेंगे नहीं। हर आदमी चाहता है, हर देशवासी चाहता है, हर समाज चाहता है भगत सिंह चंद्रशेखर पैदा हो, लेकिन अपने घर में, पड़ोसी के घर में हो, मरना गिरना इसके घर में हो, आनंद और विकास मेरे घर में। जब भी डेवलपमेंट आए वो मरेगा तो गांव का विकास होगा, डेवलपमेंट आएगा। तो ये थ्योरी हर जगह है। दूसरा, अब रही बात, मैं ब्राह्मण समाज के पूज्य अध्यक्ष जी, यहाँ सारे लोग बैठे हैं और भागवताचार्य परिवारों से भी गणमान्य नागरिक हैं, ये सब गिरवी रखे, कैसे गिरवी रखे हुए? मैं कहीं विषय नहीं दूंगा, पत्रकारिता हो, विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, आपके देखते देखते आपके जीवन में कितना गुणात्मक परिवर्तन आया ये आप आत्मसात नहीं करते, आप देखते नहीं है कि हाँ परिवर्तन आया है। हम छोटी छोटी चीजें, सड़क है, नाली है, कहीं टुकड़ी है, या भागवताचार्य बहुत बड़ा ट्रस्ट है और बहुत बड़ा भागवताचार्य है, उसे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री भी प्रणाम करने आ रहे हैं, तो देखिए उसके घर के आगे नाली पे वो पट्टा टूटा हुआ है, उसने घर के दीवारी पे रखा है, घर है इसका निर्माण हो ऐसा बढ़िया लगा हुआ, चंदन की लकड़ी बाहर पूरी। अगर इनके प्रश्न है विकास की, आप देखिए उनका चित्रांकन देखिए, उसकी कंप्यूटर लाइब्रेरी देखिए, उसकी कंप्यूटराइज्ड फिल्म देखिए, क्या नहीं कर रहा है वो ब्रज के, क्या पूरे देश विश्व में, और फिर उसे विदेशों से पैसा लेना और उसका 10% भी वो ब्रज नहीं लगा। सीधे सीधे कॉन्टेक्ट, मेरा एक साथी था पत्रकार पुणे में, पीयूष उपाध्याय नाम था, वो खत्म हो गया। किसी ने विदेश से सफर किया, वो मेरे विदेशी जो मेरा दोस्त है, बोले उसने कहा है कि एसएससी टेस्ट वाले मुझे 50% का कह रहे हैं, 50 हमें दे दो, 50 तुम दे दो, हम तुम्हारा यहाँ कर देंगे। और बोले इसकी गारंटी है पीछे कोई ऐसा आदमी हो जो इंटरेस्टों से बात करके पीछे हमने दे दिया है नहीं दिया, तो उसकी सेटिंग मिला रही, उसके लिए मेरे पास फोन आया, बोले तो कोई देख लो जल्द से बात करें, मैं भी इस गंदे काम में न कभी पढ़ा और न कभी पढ़ूंगा। भाई आप ये देखिए वहां से पैसा ला रहे 50, वो आयकर से उनका वो चोरी सरकार की, डेवलपमेंट की, हमारी ये टैक्स अभी तो देते, और हमारे टैक्स को वो बंदा जो है चालाकी से फर्म बना करके आपने वो ले ली, एनओसी ले ली, आप विकास करेंगे, ठीक है, आपके स्वरूप, आपके चरित्र, आपकी कार्य पद्धति को देखते हुए, छोटी सी कार्य पद्धति को देखते हुए सरकार या प्रशासन की मदद के लिए आपको एनओसी दे, चलिए आप कराइए, अपने स्टेटस दो। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप मोटा मार रहे हैं। किसी से जरूरत पड़ेगी, अगर ये ईमानदारी से जितने भी मक्का वृंदावन में ट्रस्ट है ना, ब्रज भूमि में जो पैसा ले रहे हैं, जिनको आयकर से छूट है, मैं दावे से कह सकता हूं अगर ये सारे ईमानदारी से काम करने लग जाए, किसी के 1 रुपए की सहायता मोहलत की जरूरत नहीं, कोई एक भूखा नंगा नहीं डूब सकता सड़क पे, कोई एक नाली खराब नहीं हो सकती, ये डेवलपमेंट तो है। इनका अपने हमारी आंखों के सामने हमने जिन जिन लोगों को एक टाट पर बैठे हुए ऐसे ही देखा था, आज मठा दी हमारे घर के चक्कर लगाते थे, आज हम कह रहे हैं महाराज जी बोले अभी वो व्यस्त है भक्तों के बीच, अभी वो बाहर से लोग आए, सेटिंगें चल रही है, एक से एक मीनारें बन रही है, मंदिर छोटा हो गया, मुद्दा छोटा हो गया, ब्रजवासी छोटा हो गया, मठाधीश बड़ा हो गया, 2 नंबर के काम, 2 नंबर की सेट, 2 नंबर ये। अच्छा यार ऐसे छोड़ो, मैं गलत टॉपिक ले आया, फिर आप कहेंगे कि हमारी बीच से हमारी
नहीं नहीं होनी चाहिए बात है ना? ये केवल एक ट्रस्टों की जांच हो जाए, एक कलम वक्त हो जाए सरकारी कि ये ट्रस्ट हैं जो आयकर से छूट हैं, इनकी जांच हो जाए, कितना भूसा कितनी गौशालाओं में डलवा रहे, कितना माल ये दिखा रहे और कितना लगा रहे और कितना खा रहे, केवल एक ट्रस्टों की जांच हो जाए तो आपका दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। दूसरा एक सुनो, एक अधिकारियों की जांच हो जाए, यहाँ जितने भी जब से आए हैं, ये भ्रष्टाचार जब डेवलपमेंट आप देख रहे हैं थोड़ा वैसा है ना, जब से विकास प्राधिकरण हो, न्याय नगर पालिका हो या प्रशासन में हो, लेखपाल हो, इनकी आयकर या पुलिस वाले हो दरोगा है या इनकी सिपाही का, मैं सिपाही का कह रहा हूँ, 4-4 उनके ब्लैक पड़े होंगे, 4-4 करोड़ पड़े होंगे एक सिपाही के। एक लेखपाल और यहाँ स्विमिंग पूल चला रहा है, कोई पिक्चर हॉल चला रहा है, कोई प्रॉपर्टियों में शामिल है। आप बताइए ये ना, ये लेखपालों की बात है। यहाँ जो भी आईएएस आईपीएस रहा है उनकी तो बात ही छोड़िए, वो तो बिल्डरों के साथ सम्मिलित हो गए, आकर के दोबारा ब्रज, वो कहते हैं ना उधम ब्रज माया नहीं। आप ये लॉयर और के सिपाही भी होना चाहे 10 लाख रुपया देने पड़े, वो आएगा इसी क्षेत्र में, पुलिस ने ध्यान देना। लेखपाल भी 10 लाख रुपए खर्च, डीएम का प्रेशर ये बनाता है कि ये पोस्ट सुरक्षा मिले, भागा मिले, ये मिले, या बिल्डर बाहर का आ रहा है, मैं पोस्ट पार्ट करूं। ऐसे ऐसे लोग हैं कानून को, तहसीलदार कोई भी हो स्कीम, इनकी प्रॉपर्टी की जांच हो जाए, इनकी प्रॉपर्टी की जांच हो जाए, पुलिस वाले हो, न्याय राजस्व वाले हो, ये कब से तैनात है, इन्हें कितना कमाया है और कितना इनमें है। देखो आप ये एक तो उसको मत देखिए, सारों की सेटिंग है, काटा हो रहे हैं। पहले कुछ लोग धर्माचार्य होते थे, श्रद्धा से लोग अपने आप आते, अब सेटिंग चल रही है, 10 छोड़ दिए मार्केट में, बोले मैं यार 1 लाख रुपए में मंडलेश्वर बनाऊं, चंद्री हो रही है, बोले लाओ जो बहुत पहुंचे हुए महात्माएं 50% 50% तुम्हें जो जिससे दिलवाओ, जो मंदिरों में चलता था ना, जैसे ले जाते हैं कहीं, उनकी सेटिंग होती है। होटल वाला एक रिक्शा वाला होता है, टोली वाला कहते हैं जिसे, ये होटल में ले जाएगा 50% पहले जिम्मे ले लेता, होटल वाला नहीं ले पाता इतना, जिसने मीनार बनाई है, नक्शा पास कराया उतना नहीं ले पाता जितना कस्टमर से एक रिक्शा वाला ले लेता है। ठीक यही पैटर्न धर्माचार्यों में आ गया है, उन्होंने अपने काम को छोड़ दिए, बोले हमें लाया इससे हमें मिला, जो भी लाया देगा हम तुम्हें आत्मा कर देंगे। अब वो उसके सामने बड़ाई उसकी भीख मार रहा है, और साहब ये तो बहुत पंडित जी बोले, इन्होंने जवाहरलाल नेहरू का ऐसे बताया था, इन्हें इंदिरा गांधी का ये कर दिया था, वो कैसे नींद में जाके उसके पास आ रहा है, उससे दिल भर है कुछ नहीं, है कुछ नहीं। अच्छा आप ये जो डेवलपमेंट का विरोध नहीं हो रहा है पंजाब में, कुछ लोग इसके समर्थन में, तो इस यहाँ उपस्थित जनों से मैं अनुरोध करूंगा, मैं अपने आइडिया के लिए यहाँ विरोध के कितने आते हैं जरा देखूंगा, ये नहीं होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, कितने लोग हैं जो सहमत हैं। देखा तुम्हारा बहुमत यहाँ कम है, यही कम है, अब तुम बड़ी दोस्ती की बात कर रहे हो, यही कम है ना, तुम्हारे हाथ कम होते हैं, यहाँ उपस्थित वालों के हाथ पीछे चाहते हैं, कारण क्या तुम्हारी वीडियो बन रही होगी, कहीं वो चली न जाए, सरकारी सुविधाएं नहीं मिल रही, तुम्हारे अपने गांव में जोड़ा आ सकता है, अपने गांव में जोड़ा आ सकता है, तो बहुत सी चीजें बदल रही। मैं 1 मिनट बोलने को बोले तो बताऊं, ये एक बार खड़े के बोल भाई साहब बोल रहे थे, हम लोग यहाँ बैठे भाई साहब बोल रहे थे भाई साहब, हम यहाँ सोच संस्थान में बैठे, ये सोच संस्थान का अर्थ ये है बनाने का, रिसर्च करने का कि वृंदावन का भौगोलिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक क्या इतिहास था, उसको संरक्षित करना है। या तो ये गलत है या कॉरिडोर गलत है, दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते। उसको इतिहास को आप मिटा रहे हो और उससे संस्कृति को मिटा रहे हो, उसको ये संरक्षित करने अरबों रुपए आज तक खर्च करिए। या तो ये गलत है या वो गलत है, दोनों एक साथ नदी के 2 किनारे कभी मिल नहीं सकते हैं। ये सरकार, और मैं कहता हूँ 300 साल पुराना ताजमहल वर्ल्ड हेरिटेज है, 5000 साल पुरानी संस्कृति नेशनल हेरिटेज तक नहीं है। ये प्रश्न चिन्ह सनातन होने पर हमारे संस्कृति को हेरिटेज नहीं बना पाया आज तक। तमाम योजनाएं हेरिटेज के नाम पे, क्या हेरिटेज बना, केवल विकास के नाम पे। आपने वृंदावन था, यहाँ के जो संस्कृति थी, यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य था, या यहाँ की जो मान्यता की विकास के नाम पे उसको विध्वंस कर दिया जा रहा है। उसी दिशा में हम लगातार और आगे बढ़ रहे हैं। तो हम
यहाँ पे भक्ति नृत्य करती है, पद्म पुराण में लिखा है, मुझे तो नहीं दिखता, मुझे माया नृत्य करती दिख रही है यहाँ पर चारों तरफ। माया नृत्य कर रही है, माया के लिए विकास हो रहा है। किस भक्ति के लिए हो रहा है? अरे कुटियों में भजन होता है या महलों में होता है? किस लिए बनाए जा रहे हैं? नहीं तो समझ से परे। मैं तो ये दो बातें कहना चाह रहा हूँ। सबकी बात यहाँ मैं खुलेआम कह रहा हूँ कि कुछ लोग हैं, चाहे राजस्व विभाग के नीचे से लेकर के ऊपर तक हो, कुछ अधिकारी हैं, कुछ जो भी प्रशासनिक सेवाओं में है वो है, कुछ हमारे यहाँ के ऐसे चेहरे हैं जो पूजनीय है, वंदनीय है, धन पसंद, वो भी साथ वो पहले से योजना को बता देते हैं, यार हम ये लेके कर जा रहे हैं प्रदेश सरकार के लिए, बोले अच्छा उसकी जमीन पहले ही वो खरीदते वहाँ डेवलपमेंट पहले से वो उसमें फिर सब पार्टनर मैंने कभी कभी तुम ज्यादा बोलोगे ना तो आपको घर पे आके चुप कर देंगे, बोले ऐसा तुम बोले मुझ पे कुछ लगानी पड़ी, कोई बात नहीं, सुख शादी है ना। बहुत से ऐसे हैं जो सुख शादी है, तुम्हारे यहाँ भी सुख कर गए और यहाँ भी सुख कर गए। सुख शादी जो उनको कुछ गार्ड से जा नहीं रहा है, मिलेगा ही मिलेगा, इधर उधर तो मिलेगा, जहाँ भावाई मिलेगी बादाम पानी मिलेगी, तो सुख शादी है बहुत से लोग। ठीक है, ये पहले ही एक बात है, यहाँ से लेके वहां तक ये हमारे मीडिया वाले ये रिपोर्ट है, मैं रिपोर्टर मालिक नहीं, मैं नौकर जिसको भी संस्थान को मैं रिपोर्टिंग करता हूँ, लेकिन हम बॉर्डर पे सैनिक जो होता है, जैसे मेरे भाई ने कहा बॉर्डर पे जो सैनिक होता है वो अपनी जान बर्फ में चाहे कोई जम जाए उसे वहां रहना है, जब भी हम सुख शांति से या गोष्ठी कर रहे हैं वो बॉर्डर पे उससे पूछो कैसे हालात, उससे पूछो अब ये थोड़ी सी बरसात है, हम ऊपर छत पे चाहिए, वहां तो बर्फ ही पड़ रही है, ठीक है, वहां कैसे करता है। ऐसे ही ये मेरे साथ में ये चट्टान, ये देखते सब देखते हैं कहते हैं, लेकिन इनकी वाणी जो है जब ज्यादा नुकीली होती है ना फिर इन्हें निकाल दिया जाता है, बोले नहीं हटा दिया जाता, संस्थान से ही हटा दिया जाता। क्यों? संस्थान का जो मालिक है उसे सिर्फ ला और ला चाहिए, लॉ पड़ा हुआ है, ला और ला, बोले टारगेट दे दिया इनको, बोले यार बढ़िया पत्रकार हो, हाँ साहब आओ, अच्छा ये लो, हाँ बोले अरे तो भाई इसको जोड़ो, हाँ क्या दोगे, 5 लाख रुपया है, 5 लाख रुपया आप ये कहाँ से लाएगा बेचारा, कहाँ से लाएगा, वो उन्हीं कागज के पास जाएगा, बोले साहब इधर टारगेट मिलने का दुकान चल जाएगी, वही कागज के पास जाएगा ना, कोई पैसा तो देगी। तो इनके साथ ही अमानवीय आंतरिक इनका शोषण होता है, इनकी भावना को ये व्यक्त कर सकते हैं, ये नहीं सकते उस संस्थान में। आपने देखा होगा एक बहुत बड़ा संस्थान है यहाँ पे मीडिया ग्रुप का, वो यहाँ बिल्डर जमीन खरीद के बैठा है, बिल्डर वो उसकी बनी है ना कॉलोनी, यहाँ पे बहुत बड़ा संस्थान मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत बड़ा संस्थान, ठीक है, वो सब अपनी अपनी काम कर रहे हैं, और वो वहां मुख्यमंत्री के प्रधानमंत्री के साथ कैमरा लेके उनके खुद भी चल रहे, बोले नेक्स्ट सेटिंग बनी, अरे आपने देखा होगा सब यहाँ इतनी जमीन ले रखी, तो कहा अपने रिपोर्टर को उनके खिलाफ जाने देंगे, कहा जाने कैसे जाने, उनका अपना व्यवसाय जुड़ा हुआ, उनका अपना जुड़ा हुआ है ना, 100 एकड़ जमीन 200 एकड़ जमीन लेकर के काम कर रहे हैं, उन्होंने परसेंटेज बांट रखा है, उन्होंने भी अपना परसेंटेज बांट रखा है, वो भी अपने हिसाब से मुख्यमंत्री, और हमारी जमीन तर जाए, हमारी जमीन कागज की तर जाए, पौड़ियों के बावली मतलब बहुत मामूली रेट में ली और हाई रेट में, जो वहां से रोड डेवलप हो रहा है, सरकारी पैसा मिल रहा है हमारे, जब उनकी जमीन फल रूप रही है, व्यवसाय कर रहा है, इस व्यवसाय के में कैसे इस रिपोर्टर को नुकीले जो पहली नजर रखते हो पहचान का सब है। एक पिक्चर देखी थी हमने, उसमें था नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ, किसने लिया किसने दिया किसने कहा माल छुपा रखा है, सबकी नजरों का हाल हमने अपनी नजरों में छुपा रखा है, तो ये वो रिपोर्टर है। अब कोई कह देते हैं अपनी है, और दूसरी फिर अगर तुम ज्यादा कहोगे तो आजकल बड़ा पैसे का दम है, वो कहते हैं अगर भगवान नहीं है तो भगवान से कम नहीं है, भगवान नहीं है तो भगवान से कम नहीं है, न ज्यादा बोलेंगे या थोड़ा सा करेंगे, देखा ये ज्यादा तो किसी एक महिला को लेकर के इनसे
कुछ केस लगवा दिया जाएगा, वो काम खत्म। कोई किसी को बिड़ा दिया जाएगा, मामला दफन। व्यक्तिगत बेचारा रिपोर्टिंग से अपने अपने चरित्र और अपने शरीर और अपने परिवार को बचाने के लिए संस्थान तो रहा है। ये धमकियां भी होती है, ये तलवार भी रिपोर्टर के सामने होती है। आप कितनी तरह से जूझता है, क्या आपने जैसे बताया, आप उल्टे नहीं बता पाए थे कि परिवार के साथ क्या रहा है, अभी आ गया 2 आदमी मर गए, 4 घायल हैं, कहाँ हो तुम? विजुअल चाहिए मौके पर। तो पत्नी बच्चा गया, विजुअल नहीं जा, माँ बाप से बैठ देंगे, ये मैंने कलानिया खड़ा हूँ, ये एक्सीडेंट हुआ है, अभी पत्नी को छोड़ा है। कौन सुने, कौन सुनता है, कौन दर्द है, किसने सुना है? कुछ ऐसे ब्लैकमेलर भी हैं, उनका काम सिर्फ न्यूज से नहीं है, वो सीधे राशन वाले के आज पहुंच के यहाँ पेट्रोल बोलेगा कि बोलेगा 1000 रुपया, बोले अच्छा 4 जने बोले भैया हम तो ले गए, तुम आदमी हो तो जवान करो क्या ले लियो, क्या बनवा लियो। और वो आज तक चैनल है, वाले न्यू आज तक करा दियो, बाबा न्यू लिख लीजिए बस है, तुम देखिए लगे तो आज तक सो रहा है होते जाने कथा में घुसे बाबा जी के यार भैया तो मेरी कथा प्रचारित करें। तो इनका काम कुछ है, उनका काम सिर्फ जेब भरना है, शाम को 1500 तो बैठ के जाए पी के आराम से ज्ञान मिल जाएगा, पल्लव ढाबे पे तो किया रोज पीनी है। ये भी है, ये शेर की हाल में घोंघा भी लोग हैं, बदनाम करते हुए पत्रकार था। ऐसा नहीं है कि हम बड़े दुख से जुड़े, आप क्या करोगे सुनो, रिपोर्टर को तो टाइम ही नहीं, उसे न्यूज बनानी है भाई, लिखना है, कवरेज करी, सवेरे 10 विज्ञप्ति पढ़ी है, ऑफिस में बेचारा काम नहीं पड़ रहा है जी, ऐसी जाएगी जी, इतनी जाएगी जी, 1 कॉलम जाएगी जी, 2 कॉलम जाएगी जी, इतना सा बनेगा, और बाहर कुछ मालूम नहीं न्यूज के बारे में भाई करनी है, जे बचको कल ले जा टारगेट करूं, उसको आपसे तो भाई आप भेजनी की बात सेट करनी ना, उसे जाकर करनी। ये भी तो है, ये किससे है, मैं रोज देखता हूं। और सुनो मजबूरी ये है कि जो रिपोर्टर है, रिपोर्टिंग करता है, उसकी बेचारी कई सेशन नहीं बन पाती, वो लिखते परिवार के इसके न्यूनतम श्रेणी आ गया है, आधार कार्ड पैसा बनना चाहिए, बीपीएल, और जो भट्टल आए थे चोर चक्के उठाई है, और जो 2 नंबर का काम चरस बेच रहे हैं, दुनिया भर के काम कर रहे हैं, उन्होंने 4 हफ्ता लेके 200 परिवार छोड़ रखे मार्केट से। हाँ, जो अच्छा वाला उनकी कुछ अगर खिलाफत लिख भी देना कि ये सटोरिया का काम यहाँ से उठती है, यहाँ जाती है, तो बाकी पीछे उन 4 अपने जो क्रिमिनल टाइप के हैं, जो अभी लूट करके जेल से छूटे जवान से, वो हुक्का लेके ढूंढने लगा देते, बोले यार ये सारे बात की इज्जत बचाने, माफिया है, गुंडा या अपराधियों से कैसे पत्रकार चारों तरफ से पुलिस सहयोग नहीं करती, उसका जो रिपोर्टिंग वाला है वो उसका करती है, माफिया को वो पैसे नहीं दे रहा है, और वो जो उठा के ला रहे हैं वो अपनी साइड पे बुला लेते हैं, दरबारी आइए ने पकड़ लिया तुरंत भाई क्या मामला रखा था, लाखों की गाड़ी है। ये भी आप बताओ कौन सा बिल्डर ने छोड़ रखे हैं पत्रकार, सटोरिया ने छोड़ रखे हैं पत्रकार, और तो राशन वाले के घर में 2 पत्रकार मिल गए, बोले कचुन से तो बची गए, बोले बांटो बड़े है कि नहीं, आपके यहाँ है ये पीड़ा है कि नहीं है? अच्छा, 2-3 गलत लड़कियों से औरतों से संपर्क करके वो बाबाजियों को टारगेट कर लेते, कुछ लगाया, बोले जी कहिए तुम्हारी आसन तुमने पकड़ ली, बोले मैं तो देखी ना पकड़ ली तो होता है, होता है, ये सेटिंग बात करके भाई हो रही है ना, और पुलिस रिपोर्ट नहीं लिख रही, और बाबा कोई डरा के बनी ले गए, दरोगा जी ने ले लिए, पुलिस वाले ने वो पत्रकार ले गए, लड़की को हम न्यायपालिका की आलोचना नहीं कर सकते, न्यायपालिका हमारा सिर मोड़, और वो तारीख दे रहा तो तुरंत पैसा ले सामने ही है, सामने बताओ नहीं दे रहा, सामने देखो कोई है, कहीं है, कोई कहने वाला है, कोई टोकने वाला है, बताओ कहीं भी वैसे चले नहीं हो आप, आपको कुर्सी मिले न मिले, लेकिन एक 2 नंबर का अपराधी अगर थाने जाता है तो उसको कुर्सी मिलती है, दरवाजे चाय जाती है, उसका टेरर समाज में बनता है ऐसे लोगों का। साहब
क्या कार्य को जो हमें बंद करा दे मानी जाते बच्चे के रहना हाथ मिला कर वो है जेल में बंद अपराधी वहां पे सिपाहियों के फोन से फोन करते और फिर वो जो लगाते हैं फिर थोड़ा खर्चा पानी दे दो सेठी तुम्हारा बड़ा व्यापार बढ़िया सब तो ठीक है बस सिस्टम है तो बहुत सी चीजें हैं बहुत दर्द है इसको देखते हुए हमने बहुत जमानत दी गई है 40 साल हो गए हमें देखते हुए एक पहले पत्रकारिता होती थी पहले इज्जत होती थी ये घर आता ऐसा घर आता वही छोटा 4-5 होते थे जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का वो आया और ऐसे नहीं जब से सोशल साइड का बटन खुला है तब से तो आदमी बिल्कुल हो गया है पता नहीं बात करने में डर ना लगता बगल से लड़की तो अपने आप ही कपड़े उतार देती है भागवताचार्य देखते ही रहता वहीं पे ये दोनों सेटिंग है कि आ गए लगेगा बहुत से पत्रकार आए मेरे पास आए उनके साथ इसने खुद तो फोन किया और उधर कपड़े उतारने लगी और वहां फंस गई ये सब एक रैकेट और कुछ मेहनत से करें कुछ बिना मेहनत के करोड़पति बनना चाहते हैं वो रैकेट का हिस्सा सेटिंग बाज का हिस्सा तो जांच कौन करेगा वही गांव में एक कहावत है वही चिंता और कोई डोली के साथ ठीक है तो ये सारी चीजें हैं इससे आपको सतर्क रहना है मैं तो उन लोगों को नमन करता हूँ जो आज भी अपने घर से समाज की सेवा कर रहे हैं आज भी अपने संसाधनों से सांत्वना भर संतुष्ट रह करके ईश्वर का शुक्रिया अदा करके अपने देह को यानी उनको जो सामने देख रहे हैं कि ये बदलते करोड़पति हो गया हमें ऐसे ही देखे उन्होंने अपना ईमान नहीं बेचा अपनी निर्भीकता नहीं बेची अपनी एक भी नहीं बेची अपना को बंद नहीं किया मैं उन लोगों को प्रणाम करता हूँ और ऐसे खबरों के लिए जो इनकी आड़ में ब्लैकमेलिंग करते हैं धंधा करते हैं 2 नंबर वालों से सेटिंग करते हैं पुलिस से सेटिंग कराते हैं मैं ऐसे लोगों पे अपने भाइयों से कहता हूँ आप उनके खिलाफ संघर्ष करोगे मैं पहला आदमी हूँ आपका साथ दूंगा राम कृष्ण नाम ऐसे ही नहीं होगा विवेकानंद जी नाम ऐसे ही नहीं हो गया वो भी नीचे से आए बहुत जो भी महापुरुष या नामी आदमी बना है उसको बहुत डराया धमका उसने बाधाएं डाली गई हैं आपके आगे बाधाएं हैं इनसे भी लड़ना है समाज में सेवा भी करनी है हमें समाज को अपना वो भी दिखाना है कि नहीं हर तरह का जैसे 5 उंगली एक से होती है वैसे ही हम ऐसे नहीं हम अपने देश समाज के लिए हम देखने को सरस्वती को प्रणाम करने के लिए उससे पुत्र हैं हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे ये मैं संकल्प दिखाता हूँ अपने भाइयों को फिर कम अच्छाई में बहुत कम लोग साथ बुराई आदि और उसका विरोध करें पब्लिक के साथ रहें ईमानदार और समाज सेवी जो समाज सेवा करते हैं कुछ लोग होंगे ऐसा नहीं है कि सारे लोग ऐसा करते हैं का बहुत से लोग हैं हमारी निगाह में जो बेचारे सेवा भी करते हैं और उनको कृष्णों पर उतनी धनराशि कोई देता नहीं जो सेवा करते तो वो मिलते वो दे देंगे उनको देते नहीं इसलिए वो उनको लौटा देंगे इसलिए उनको देते उनको देते हैं जो 50 के 40-60 का सोना चलता है आजकल तो लोग 60 वापस कर रहे हैं 40 का खड़ा करें बोले बच्चों तो आ रहा हम तो दिखा रहे बोले तो कहां गया बोले जो सब लोग भंडार और पत्थर उड़ने का आदि में सब हमारी उड़ने लोग करता है बोले जी गैया चारों जो सब गुरुजी यहां बोले सब अभी कर रहा है कि गैया के दरवाजे गैया अगर इनकी धनराशि को और इन्होंने जो मानवता में लगाया है गो वंश के चराने में या साधु संतों को खिलाने में या गरीब मजदूरों को आटा दाल देने में या कपड़ा देने में इनकी एक मानक तय कर लिया ब्रज के कष्टों और आया कितना गया कितना तो बताओ धरने की जगह नहीं रहेगी और वहां आज की हमें कहीं जाते हैं घूम रहे आप एक बार उनकी तुलना देखिए तो इन सब चीजों में वो है और ऐसे अधिकारियों की संपत्तियां जब्त की जाए जो यहाँ रह करके आज बताओ एक पर एक कानून एक तहसीलदार बिल्डिंग उसमें कॉलोनियों में शामिल है 50% सुख साधन है तो ऐसे लोगों की भी जांच हो गहराई से तो दूध का दूध पानी का पानी हो ब्रजवासियों को हर्षोल्लास की बातें यही है कि उनको दबाया जैसे पहले कंस ने वो किया था ना जब उत्पीड़न हुआ था ऐसे ही ये कंस के भैया ही है उसके परिवार के लोग हैं आपकी आवाजें कैसे आपको ऊपर आने लगे ये सेटिंग बात है काकस है जो आपको दबा है और आपकी बात को ऊपर नहीं आने देगा ठीक है
मैं चाहता हूँ सच्चा विकास हो, और अधिकारियों में भी कुछ लोग हैं जो वास्तव में विकास करना चाहते हैं, लेकिन कुछ अड़चनें हैं, उनकी अपनी मजबूरी है, उनकी अपनी सेटिंग जो भी होगी उनकी चल नहीं पा रही है कुछ लोग, तो बहुत से अपना घर भी रोकते हैं, मतलब बिना बाइक साहब हम तो ये चाहते हैं करें क्या, मजबूर है। तो ऐसे ही बहुत से लोग मजबूर हैं अपनी बात कहने में, अपनी बात को आगे बढ़ाने में, लेकिन आप अपना भाव बनाए रखिए, जो बात आगे तक नहीं जाती है ईश्वर उसको लेकर के जाता है, उसकी वाणी और मैं यहाँ आया हूँ, मेरे संचालक महोदय ने कहा था ड्यूटी डायरेक्टर और ड्यूटी डियर, तो आगे इनके ड्यूटी है फुल फ्रेश ऐसी शुभकामनाओं के साथ जैसे कहा कि मजबूर है, लेकिन मजबूर के साथ हमेशा एक शब्द और जुड़ा रहता है, मजबूर है लेकिन मजबूत है। इन्हीं दो शब्दों में कहानी जिंदगी घूम रही है सभी पत्रकार भाइयों के, मजबूर है लेकिन मजबूत है, और मजबूत भी आप सबके आशीर्वाद से है। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अध्यक्ष श्री चंद्रलाल साहब का उद्बोधन हुआ, अध्यक्ष उद्बोधन के बाद कोई कार्यक्रम नहीं होता है, लेकिन जिस कार्यक्रम के लिए आज यहाँ पर हम उपस्थित हुए हैं उस कार्यक्रम को संपन्न कराने के लिए मैं चाहूंगा कि भाई नवीन चौधरी जी हमारे मंत्री यहाँ पर आए, जोरदार तालियों से अभिनंदन और वंदन भाई नवीन चौधरी जी का आज जन्मदिन भी है भाई मेरे छोटे भाई नवीन चौधरी जी का। और आप सभी को जानकारी देना चाहूंगा कि वृंदावन की जो उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट इकाई है वृंदावन की, इसके द्वारा कतिपय से कैलेंडर पांचन छपवाया जाता है भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार हेतु। इस वर्ष का जो कैलेंडर छपा है 1000 प्रतियां छपी है, उसको अपनी ओर से हमें उत्साह वर्ष भाई नवीन चौधरी ने प्रदान किया है, एक भाई नवीन चौधरी को मिले। और आज उस कैलेंडर प्रति का यहाँ पर लोकार्पण होगा, विमोचन होगा, तो मैं अपने साथी राजा तिवारी से अनुरोध करूंगा कि वो आए, साथ में वो ही अकेले आ जाए। आदरणीय महेश खंडेलवाल से अनुरोध है कि वो भी खड़े हो जाए उनके साथ में। आदरणीय एसपी सिंह साहब जो निदेशक है शोध संस्थान के, आदरणीय चंद्रलाल मास्टर जो अध्यक्षता कर रहे हैं आज के इस कार्यक्रम की, आदरणीय श्री मुख्यमंत्री हमारे कमलकांत सुब्रमण्यम जी, और आदरणीय श्री राधा कृष्ण मुझे लगता है सबसे श्रेष्ठ पंचांग मुझे लगता है ये पंचांग हो नहीं सकता है। बोलो श्री राधा रानी की जय। और मैं वृंदावन शोध संस्थान आदरणीय श्री महेश खंडेलवाल जी, आदरणीय डॉक्टर जय प्रकाश जी, अरे नहीं भैया हो गया, वो पीट हुआ ये डबल होगा। एक हमारे आशीर्वाद दो ये तो कृष्ण है, या तो सदा अब दूर दूर है तुम पड़ोसी हो।
आदरणीय श्री महेश चंद्र भारद्वाज जी, आदरणीय श्री जोरदार तालियों से अभिनंदन और वंदन। आदरणीय चंद्रनारायण संपत शीटू भैया, बड़े भाई आशीष गौतम चिट्टू भैया का वो किसी कारण आज उपस्थित नहीं हो चुके, और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय चैतन्य भैया, और इस कार्यक्रम के अंत में इस साथ में हमारे बड़े भाई सत्यम मित्तल जी उपस्थित हैं, जो लगातार पत्रकार भाइयों की हर और इस कार्यक्रम के मथुरा वृंदावन नगर निगम के सभापति श्री राहुल पाठक जी, इस संस्था के डिप्टी डायरेक्टर था अनिल बाल जी, सब हमारे श्री विद्वान भौतिकाचार्य जी विराजमान है, ब्राह्मण सेवा संघ के यहाँ अध्यक्ष विराजमान है, और उपस्थित सभी यहाँ पत्रकार बंधु हैं। आज जैसे ही मैंने यहाँ प्रवेश किया तो हमारे पूर्व शिष्य डॉक्टर राजेश जी से मुलाकात हुई, और उन्होंने यहाँ जो बसंतोत्सव की जो यहाँ कार्यक्रम चल रहा है उसके अंतर्गत यहाँ उन्होंने 700 वर्ष पहले तक के सारे जो बसंतोत्सव के हमारे महर्षियों ने, हमारे महाभावों ने जो इस बसंत उत्सव का परिवार का जो वर्णन किया है वो अद्भुत देखने को मिला। वो प्रसन्नता हुई कि आज पहली बार संस्थान आने का अवसर श्री हमारे पत्रकार महोदय विष्णु शर्मा जी के द्वारा यहाँ हमको सूचना मिली, आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सबसे पहले मैं अपने नवीन चौधरी का जन्मदिवस है, उनको बहुत बहुत वृंदावन में तेरी भक्ति ही बरसती है, तेरी बनते जगन में प्रार्थना बरसती है, पशु पक्षी मौन होकर मेरे कह लीला तेरी, मेरे बाके बिहारी जी अद्भुत पे चटाते। इस वृंदावन की जो महिमा है वो अद्भुत है। पहले यहाँ का रज का इतना महत्व था कि जब लोग बाहर के आते थे लोग तो वृंदावन परिक्रमा में आकर के और रज को अपने मुंह में डालते थे, लेकिन आज वो रज भी देखने को प्राप्त नहीं है। केवल हमारी भावना जुड़ी हुई है। हाँ, जरूर है कि वृंदावन की भूमि में विशिष्टता है जो आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, लेकिन अभी तक आप सब लोगों ने बहुत इसमें कहा कि वृंदावन का स्वरूप बदल रहा है, तो इससे बदलने के लिए भी तो हम ही जिम्मेदार हैं। वृंदावन में अनेक ऐसी घटना घटती हैं, लेकिन हम कभी एक मत होकर के हमने वृंदावन में देखा कि एक मत हम नहीं हो पाते किसी बात पर। कोई चीज हो, आज कायदों का मामला चल रहा है, उसमें भी दो मत है। एक पक्ष चाहता है तो होना चाहिए, एक पक्ष नहीं चाहता है कि नहीं होना चाहिए। तो ऐसी अवधा विविध समस्या बनी हुई है। बहुत लोग महात्माओं के ऊपर कहते हैं, बाबाओं के ऊपर ये, उन बाबाओं को बढ़ाने वाला कौन है, उनको भी हमें बढ़ाने वाले हैं। तो ब्रिज संस्कृति का जो हरासमेंट यहाँ हो रहा है, आज हमको निकलने को, मैं आज भाई साहब संग आया तो अब तो हम जो गाड़ी से आए तो हमको गाड़ी के दिल्ली में बहुत समय लग गया,
अब प्रवेश करने के लिए सीधे रास्ते नहीं मिलते हैं हम निकलने के लिए। एक जमाने में तक हम लोग घूमते थे, चारों तरफ फल और वृक्ष मिलते थे, जहाँ निकलते थे। आज बच्चे जानते भी नहीं खिलनी क्या होती है। यहाँ जामुन, आम और अमरूद जो हमने खाए हैं, आज वृंदावन का वो स्वरूप क्यों नहीं रहा? वो हमारी कमजोरी से नहीं रहा। हम लोगों ने बिगाड़ा, इससे जिम्मेदार हम दूसरों को देते हैं। हम जिम्मेदार हम ही इसके हैं। आज महात्माओं कहते हैं साहब वो ऐसा बाबा हो गया, क्या बड़ा हो गया, उनमें कौन चापूसी कर रहा है? हमें लोग चपरासी, हम चापूसी आज सब हम बढ़ा रहे हैं। अभी एक स्टेट में खिला बाबाओं का जो खिलाफत के हमने का इस्तेमाल की बात है, हम ही लोग बढ़ाते हैं, हम ही लोग बुराई कर रहे हैं। अरे हम एक बात क्यों नहीं है कि हमको क्यों नहीं गोष्ठी करते हैं आपस में बैठ करके? कभी क्या वृंदावन में ऐसा नहीं है कि 10-20 आदमी गोष्ठी एक एक विषय करें और इस निर्णय को लेकर वृंदावन में क्या होना चाहिए? लेकिन हम नहीं करते क्यों? हम एक दूसरे को नहीं कर पाते, हम एक दूसरे को आगे नहीं बढ़ना चाहते, हम किसी का नेतृत्व स्वीकार नहीं करना चाहते। क्या वृंदावन में कौन नेतृत्व कर रहा है? तो बताइए आपको कोई ऐसी शक्ति है वृंदावन में जो नेतृत्व करती हो वृंदावन का? कोई शक्ति नहीं है वृंदावन में। आप बताइए, कोई हो तो बताइए जिसका नेतृत्व स्वीकार कर लिया वृंदावन? कोई नहीं है। इसके दोषी हमने। रहा पत्रकारिता का सवाल, पत्रकारिता जो है बहुत ही इसका अपने देश में, समाज में बहुत बड़ा महत्व है। कोई घटना घटती है और घटना के पीछे क्या कारण है, उस कारण का पता पत्रकार ही लगाते हैं और हमारे समाचार पत्रों के द्वारा वो जनता को जागृत करते हैं। उसके बाद उसके पक्ष और विपक्ष जो घटना होती है उसका पक्ष भी होता है और विपक्ष भी होता है। उसको भी हमारे पत्रकार जो है बड़े अपने मेहनत से उसको जनता के सामने लाते हैं और जनता को जागरूक करते हैं। तो हमारे पत्रकार महोदय यहाँ बहुत मौजूद हैं। मैं तो कहता हूँ कि आप बहुत निर्भीक बनिए। कभी बहुत से जो हल्ला हो जाता है कि सब पत्रकार पुराने आदमी का पैसा मिल गया, इसे बहुत अच्छा निकाल रहे हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे होते हैं लोग, बाकी बहुत अच्छे वृंदावन के पत्रकार, मैं ज़्यादा परिचित हूँ इनसे, बहुत निर्भीक है। और अपने पत्रकारों को भी हमें हमारा कर्तव्य है कि हम पत्रकारों की अपना सहयोग करें और उनकी अच्छी जो बात हो उनको जो सहयोग करके उनको आगे बढ़ने की कोशिश कराएं, उनको हिम्मत दें, उनको साथ दें, जिससे कि वो सच्ची बात को लिख सकें और समाज को मार्गदर्शन कर सकें। इन शब्दों के साथ